हम अपने 6 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। बहिर्जात प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। तो जितनी भी जो बाहर की ओर जो कार्य करते हैं पृथ्वी के, तो उसमें जो ऊर्जा है उनको मुख्य रूप से जो वायुमंडलीय ऊर्जा होती है, और जो हमारे अंतर्जनित जो बल होते हैं, जिसमें जैसे टेक्टोनिक की बात कर सकते हैं आप, भूकंप होगा या फिर कोई भी वलन होगा, फॉल्ट वगैरह आएंगे, तो उसमें क्या है कि भी उसके अंदर जो तीव्रता होगी उसकी वजह से जो है परिणाम के रूप में क्या है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं भाई। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले पदार्थों पर कार्यरत रहता था, ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। अब क्या है, किसी एक विशेष प्रकार का फोर्स है वो आपको एक ही एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक मास मूवमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि भी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे स्लोपी एरिया होता है, तो उस स्लोपी एरिया के अंदर क्या गुरुत्वाकर्षण बल क्या वो बहुत ही बड़ी मात्रा में कार्य करता है। प्रति का एक क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ये जो बात बता रहा है कि जैसे कि किसी भी एक क्षेत्र के अंदर जो बल लगाया गया उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, जो दबाव लगाया गया है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें हम जो बल लगा जाता है, आप तो धक्का कह सकते हैं, खिंचाव हो सकता है, यानी कि वो तो चीज़ों को अपनी ओर धकेलता है, या तो एक दूसरे की तरफ धकेल रहा है, या वो एक दूसरे की तरफ उनको खींच रहा था। अब चाहे उसको धकेलेगा, ऐसा तो नहीं भी एक साइड से धकेल रहा है, तो चारों अगर दोनों साइड से धकेला जा रहा है या फिर उसको क्या खींचा जा रहा है, तो इस वजह से क्या है, कुछ ना कुछ विकृति पैदा होगी और वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी भाई। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल सेलों धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। जैसे ये अब आप पुश और पुल करेंगे ना, तो खींच रहे हैं या फिर या इसको धकेल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या पदार्थ क्या अपने स्थान पर टूटना शुरू हो जाते हैं भाई। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन एवं विसर्पण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिंगलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल तो है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य प्रकार के जो है आपके बल वहाँ पर कार्य कर रहे थे, जैसे आणविक प्रतिबलों की बात की है। अब मुख्य तौर पर जैसे अपक्षय की बात कर लेते, तो ये जो बात बताने का प्रयत्न किया गया, तो अपक्षय में क्या, जैसे कोई तापमान में परिवर्तन होता है, तो उसकी वजह से भी क्या रॉक्स आपकी जो है सरफेस है वो आपका टूटना शुरू हो जाता है। या फिर जो क्रिस्टल से बनी हुई इसकी जो संरचना होती है धरातल की, तो उसकी वजह से भी क्या वो टूट सकता है। या फिर कोई जो है बर्फ़ वगैरह पिघल गई उसके अंदर या जम गई, उसके पिघलने के बाद भी वो टूट सकता है। तो ये सारे के सारे जो प्रभावित करते हैं फैक्टर्स, जो विशेष तौर पर क्या बहिर्जात बल होते हैं उनको। रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे कणों के बीच बंधन को ढीला कर देते हैं, विलयन पदार्थों को बुला देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि भी अब मान लीजिए पक्षय की है, वैसे तो ये चीज़ें सारी आप आगे पढ़ेंगे। जैसे पक्षय होता है उसमें क्या होता है कि जब पानी जमा हो जाता है दरारों के अंदर, तो उसके बाद क्या रात के समय एकदम से टेम्परेचर जब नीचे चला जाता है तो जम जाता है। और जैसे अगर आप 9 ग्राम जल रहेंगे, तो वो जब वो बर्फ़ बनेगा तो 10 ग्राम एरिया आपका डिफ़ाइन करेगा, वो ज़्यादा एरिया लेगा। तो इससे क्या है कि वो, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक होती रहती है, तो इससे क्या है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें मुख्य तौर पर क्या है हमारे जो अपक्षय से रिलेटेड है। इसी प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, विरुद्धक्षण, संचलन और प्रदान और निक्षेपण का मूल कारण होता है। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई, ये क्या है कि भी या तो किसी न किसी जो चीज़ का अपक्षय होता है, या विरुद्धक्षण की मैंने बात की कि जो मूवमेंट हो जाती है नीचे की तरफ स्लोप हो जाता है। संचलन आप कह सकते हैं कि भाई वो विरुद्धक्षण संचलन कह सकते हैं इसको। और एक अपर्दन हो सकता है, चट्टाने को किसी भी पर्सन को, पृथ्वी को, नदी है, वायु है, या फिर हमारा नदी है, उसको काटना शुरू कर देती है। उसको हमने बात की थी अपर्दन होता है, और फिर उसको कहीं ना कहीं आपका डिपॉजिट कर देती है, जिसको हमने निक्षेपण कहा था। तो ये सारी चीज़ें ही आपकी क्या कहलाती हैं, हमारे बहिर्जात बल कहलाते हैं। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक दूसरे प्रदेश से भिन्न होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मैंने पानी वाला एग्जांपल आपको बताया, उसमें क्या कि वहाँ पर वो विशेष तौर पर उस क्षेत्र में देखने को मिलेगी जहाँ पर जो टेम्परेचर काफ़ी कम देखने को मिले शाम के समय, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी माइनस में चला जाए। उसके बाद कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र में जैसे क्लाइमेट आपके अलग अलग पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डेजर्ट वाला पोर्शन जो होगा, तो उस पोर्शन के अंदर जो है किसी विशेष प्रकार का बल वहाँ पर कार्य करेगा। और अगर
हम बात करते हैं कि सॉरी भाई, मैं आपको बता रहा था कि भी जो क्लाइमेट होता है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से जैसे जो फोर्सेस जो कार्य करेंगे, विशेष तौर पर हम जो फैक्टर्स की बात कह सकते हैं आप, जो प्रभावित करने वाले हैं, तो एक जहाँ पर हमारा हॉट क्लाइमेट देखने को मिल रहा है वहाँ पर कुछ और होगा, और जहाँ पर कोल्ड होगा वहाँ पर और मतलब किसी दूसरे प्रकार के कारक प्रभावित करेंगे। तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे जाएंगे। तापक्रम, वर्षण, दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व होते हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली है, डेनुडेशन का नाम के दिया जाता है। इसको नाच्छादन के साधन कहा जाता है। यानी कि जब भी आपसे बात करें नदी है या फिर हमारी वायु है, ये जो टोपोग्राफी क्रिएट करते हैं, तो इसको डेनुडेशन की एक शब्द उपयोग किया जाता है इन सभी के लिए। नाच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावर्त स्ट्रिप ऑफ, यानी कि आवरण को हटाना, जिसमें कि हमारा पक्षय है, विदक्षण है, संचलन है, प्रदन है और परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चक्र अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इसे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रियाओं के लिए विशेष प्रेरक बल या ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। ये आपको दिखाने का प्रयत्न किया गया है। देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं मुख्य तौर पर अब हम अपक्षय को पढ़ेंगे या फिर विरुद्धक्षरण को पढ़ेंगे, और नदियों के प्रदान और अपक्षय परिवहन या फिर निक्षेपण की प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये बल दिखाए गए। यदि अपक्षय की बात करते हैं, या तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण भी टूट सकती है, या उसके ऊपर अत्यधिक दबाव लग रहा है, या फिर रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण क्या कुछ चट्टानों की प्रवृत्ति होती है, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल होते हैं, तो उनके रिएक्शन की वजह से क्या वो चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं। और ये विरुद्धक्षरण होता है प्रॉपर वे में, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या जो स्लोप होता है धरातल का वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो अपर्दन है और परिवहन, जो विशेष तौर पर जो परिवहन है वो गतिक ऊर्जाओं के कारण हो सकता है। जैसे कि भी कोई सरफेस है तो यहाँ पर जो पानी है या फिर क्या वायु आ रही है, तो इसको चल रही है वो, तो इसको उठा कर क्या है फिर वहाँ पर परिवहन करके इसको दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गतिक ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो ये विशेष तौर पर आपको यही चीज़ बताने का प्रयत्न किया गया। बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाएँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी और जल थल विस्तार में विभिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब देखो, जो ये एरिया मान लीजिए यहाँ पर कोई क्लाइमेट है किसी दूसरे प्रकार का, यहाँ पर तो अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं, अलग अलग टोपोग्राफी देखने को मिलेंगे। स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो इसी बेस के ऊपर जो इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, तो वो भी आपको अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग देखने को मिलेंगे भी। आगे हम बात करेंगे कि विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हैं, और वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो प्रमुखता है, वर्षा एवं तापक्रम। 1 मिनट रुकिए, क्या आ गया अब एकदम से। अभी हम दोबारा से देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो मुख्यतः वर्षा और तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यानी कि वो जो हमने बात पढ़ी थी अभी वो तो डायरेक्ट रूप से उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट वगैरह है। लेकिन जो है वनस्पति किस प्रकार की है, वहाँ पर कौन से प्रकार की है, कितना घनत्व है उनका, और किस क्षेत्र के ऊपर वो फैली हुई है, वितरण किस प्रकार से है, तो ये मुख्य तौर पर जो है हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणी मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्त के कारण स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण वाष्पीकरण से संबंध, तापकरण की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिंगलन की आवृत्ति, तुषार व्यापक की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अंतर भूआकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये तो क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे तो हमें वो क्या है उसके टाइप्स जो वगैरह पढ़ना पड़ेंगे, हमें सब कुछ क्लियरिटी से हो जाएगा कि जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं तो वहाँ पर किस प्रकार एक विशेष जलवायु कंडीशन के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाओं की कार्य गहनता सेल के प्रकार संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र के ऊपर जो जलवायु कंडीशंस होती हैं वो एक समान रहती हैं, तो वहाँ पर जो आती है जो सेलों की जो किस प्रकार की रोक्स आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है और उसमें क्या संरचना आपको देखने को मिल रही है, तो वो डिफाइन करेगी कि वहाँ पर किस प्रकार के जो है हमारा जो बहिर्जात बल वो कितनी तीव्रता से कार्य कर पाएंगे भी। संरचना में वलन, भरण, संस्तरण या पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की स्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक, खनिजों की कठोरता, कोमलता, उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या पारंगतता इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं।
अगर हम यदि बात करें जो ये समझाने का प्रयत्न करा, यदि मान लीजिए वहाँ पर किसी एरिया के अंदर एक ही प्रकार की विशेष जलवायु की कंडीशंस तो दिखाई दे रही है, तो इसके अलावा वहाँ पर जो अंतर्जात बल होते हैं वो उसको भी प्रभावित करते हैं। जैसे वहाँ पर किस प्रकार का वलन आया हुआ या फिर फ्रंस है या झुकाव हुआ है, या फिर जो है उसके अंदर किस नए प्रकार के जो क्रिस्टल्स आपको उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर किन प्रकार की खनिजों से बनकर ये रॉक्स बनी हुई है और उस खनिज की क्या विशेषता है, वो कोमल है, कठोर है, पारगम्यता है या पारगम्यता, तो वो भी डिफाइन करेंगे कि वहाँ पर बहिर्जात बल कितनी तीव्र गति से कार्य कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में विभिन्नताएं कारण भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भी प्रतिरोध अक्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधात्मक पूर्ण तथा उसकी दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशा में भी एक विभिन्न प्रकार की सेलें भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। अब ये जो बताने का प्रयत्न किया गया, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, तो मान लीजिए ये जो सेल होती है यहाँ पर जो अलग अलग जो प्रकार से जो बल कार्य कर रहे हैं, जैसे आप इसको ले ले, वाटर को ले ले और एक विंड को ले ले, ठीक है, तो हम इसको विंड को ले लेते हैं और ये वाटर ले लेते हैं। तो हो सकता है कि इसकी जो प्रवृत्ति है विंड के कारण, तो क्या वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अपरजित हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा हो सकती है, और इससे क्या है वो कम हो सकती हैं भाई। इसी प्रकार के जलवायु की कंडीशंस भी डिफाइन करती है कि भाई इसके लिए तो वो अनुकूल परिस्थितियाँ रहेंगी विंड के लिए, और वहाँ पर वाटर के लिए वो अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं, इसलिए वो क्या हो उतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या अपना जो कार्य है वो प्रभावित नहीं कर सकती भाई वो। अधिकांश बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा अहमद होता है, अल्प अवधि में अवनमनीय हो जाता है, दीर्घ अवधि में स्थित स्थिति के कारण सेलों के प्रतिरूप से प्रभावित करता है। जो एक सिंपल सी बात समझते हैं कि जो बहिर्जात बल होते हैं उनको समझना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे नहीं कि भाई कोई स्थलाकृति, क्या आज आपने यहाँ पर देखा था कि भाई समतल मैदान है, कल आप देखेंगे एकदम से खाई होगी, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए क्या एक बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए, लाखों करोड़ों वर्षों का समय होता है। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है यहाँ पर कोई, तो इस प्रकार से यहाँ से नदी निकल रही है, लगातार इसको इरोड करती चली जा रही है, तो एक ऐसा समय आएगा कई हज़ारों सालों के बाद वो इस प्रकार से इतना रह जाएगा ये। और जैसे अब ये लेके आ रही कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो गहराई का स्थान है आज जो मौजूद है, आज इसकी हाइट इतनी है और आज वो गहराई यहाँ तक है, उसके बाद ये उठा के लेके आ रहे तो इसको भरना शुरू कर देगी और इसको क्या इसके बराबर भी लेके आ सकती है। तो एक ये हज़ारों करोड़ों साल की समय की अवधि रहेगी, ऐसा नहीं कि भी काफ़ी कम समय के अंदर देखने को मिलेगी। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपृष्ठ के उद्भव से संबंधित है, फिर भी धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं अंतर संरचना में अंतर, और ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। हमारे लिए जो काम की चीज़ है, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, वो सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेगा। अब आता है हमारे लिए जो वेदरिंग का कार्य होता है, तो हम इसको क्या डिटेल में पढ़ेंगे अगली बार भाई।